अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन पास्ट पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बैंकिंग के चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे, दैट इज बैंक एडवांस एंड फंड्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं हाईलाइट भी करूंगा, जो कि आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस उन 2 सवालों में से एक आपके लॉन्ग में जरूर आता है। ये चैप्टर आपके लॉन्ग के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बैंक फंड्स बेसिकली होते क्या हैं। बैंक फंड्स हम किसको कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द मेजॉरिटी ऑफ बैंक फंड्स आर मेड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स which are listed as liability on the bank's balance sheet and must be repaid later। ये है कि जो बैंक फंड्स हैं वो बेसिकली उस उनको कहा जाता है जो कि पब्लिक जो है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स में डिपॉजिट करवाती है। ठीक है। अब वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या कोई भी अकाउंट हो सकता है, नेचर बैंक अकाउंट की कोई भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से बैंक में वो पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, वो बैंक के लिए बैंक फंड्स कहलाते हैं। और वो जो बैंक फंड्स होते हैं वो बैंक के लाइबिलिटी के कॉर्नर पे जाते हैं, क्योंकि बैंक को वो पैसे एक ना एक दिन अपने कस्टमर्स को वापस करने होंगे, कि जब उसको वो पैसों की जरूरत होगी। ना पैसे कम देंगे, मतलब कि आप कम पैसे नहीं दे सकते, जितने जितने उस बंदे ने डिपॉजिट करवाए थे उतने ही सेम एज इट इज आपको उसको पैसे वापस देने पड़ते हैं। अब आप इन पैसों का करते क्या है, आप इन पैसों को जो है वो इन पैसों के ऊपर बिजनेस करते हैं, इसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो फायदा होता है, वो आप अपने इन डिपॉजिटर्स के साथ शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आप इनके साथ कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट इनको ऑफर करते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली अप एंड डाउन होता रहता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी की सिचुएशन। तो उसके लिहाज से जो है लोगों को जो है वो फायदा होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो वो आप इनके अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए आप ये इंटरेस्ट का एक ऑप्शन उनको देते हैं, कि ताकि वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो जमा करवाएं, और आपके पास जब पैसे होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आगे कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिहाज से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। आपकी ये लॉन्ग में जो है ये सवाल आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर में चाहते हैं कि आपने इस चैप्टर में देखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो एक ये वाला टॉपिक और इसके बाद वाला जो टॉपिक मैं समझाऊंगा, ये दोनों आपने एक इस चैप्टर में से नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, बाकी आप इनको लेस इंपॉर्टेंट बाकी टॉपिक्स को कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनके 10 इयर्स के में भी जाकर देखेंगे तो यही दो सवाल जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं कंटिन्यूअसली। हर साल जो है या तो ये सवाल आता है या तो दूसरा वाला सवाल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉइंग बैंक फंड्स यूजेस, मतलब कि कौन सी ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा बैंक को अपने बैंक फंड्स को यूज करने से पहले। अभी यूज नहीं किया है या कहाँ यूज करने हैं ये अभी बैंक ने नहीं सोचा है, उससे पहले के जो प्रिकॉशंस है, मतलब कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बैंक ने अपने माइंड में रखना है, उनको फॉलो करना है अपने बैंक फंड्स को यूज करने से पहले। सबसे पहले है सेफ्टी, उन पैसों की हिफाजत करना, उन पैसों को किस तरीके से आपने ट्रांसफर करना है, किस तरीके, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पैसे होते हैं बैंक के वो उस ब्रांच में मौजूद नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। तो किस तरीके से आप पब्लिक के जो डिपॉजिट है उनकी हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे,
और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप उन पैसों को मैनेज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें सेफ्टी के अंदर आती हैं। क्योंकि आपको मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो पब्लिक का डिपॉजिट होता है, जो पब्लिक का पैसा आपके पास मौजूद है, वो आपके पास लायबिलिटी है। तो आपने अगर आपके पास से कोई बैंकरप्ट मतलब कि बैंक के ऊपर कोई चोरी हो जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई आग लग जाती है, तो अगर वो सारा का सारा पैसा उसमें चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लोगों के पैसे पे ऑफ करने पड़ते हैं। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है कि बैंक को जो है ये सोचना पड़ेगा कि जो उसके पास जो पैसा आया है, वो उसने या तो फिक्स एसेट्स की तरफ लगाना है या करंट एसेट्स की तरफ लगाना है। ठीक है? तो इनमें फ़र्क क्या होता है कि आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में फ़र्क ये होता है कि करंट एसेट्स को आप इमीडिएटली जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिक्स एसेट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो फ़ायदा तो देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन और उसमें ही होता ये है कि आप उसको ईज़िली जो है वो कैश में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक प्लॉट खरीदता हूँ, ठीक है? उस प्लॉट को मैं खरीदने के बाद मैं उसको वेट करता हूँ कि मैं उसको जो है 4-5 साल तक रखूँगा और उसके बाद जाके बेचूँगा। कभी भी आप प्लॉट जो है वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 10 दिनों के लिए नहीं खरीदते हैं। आप हमेशा इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदेंगे कि ये कल को जाके जो अगर मैंने आज 10 लाख का लिया है, तो ये 5-6 साल या 10 साल बाद बेचूँगा, तो ये मुझे अच्छा खासा एक अमाउंट दे देगा। ठीक है? तो क्योंकि इसमें अगर ये चीज़ बढ़ती है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता प्लॉट्स या आपको पता है लैंड जो है वो फ़ायदा दिन-ब-दिन देता ही रहता है, कभी भी लैंड नीचे नहीं आती, उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती ही रहती है। लैंड का ये एक बहुत बेस्ट बेनिफिट होता है। लेकिन अगर कल को मुझे अपनी ज़मीन को बेचना पड़ेगा, लैंड को बेचना पड़ेगा, तो वो मैं ईज़िली उसको कन्वर्ट नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि मुझे उसको एक लॉन्ग प्रोसेस से मुझे उसका कस्टमर ढूँढना पड़ेगा, मुझे उसकी प्राइस निकलवानी पड़ेगी कि एक्चुअली ये किस अमाउंट पे बेचा जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो आपको उतने ही पैसों में आपको वो बिक जाए आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो इसकी वजह से बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो इसकी वजह से कुछ करंट एसेट्स होते हैं जो कि बैंक को उस वो खरीद लेने चाहिए, उस पे पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि कल को जैसे ही फंड्स की ज़रूरत पड़े, बैंक ने वो यहाँ बेचा, यहाँ पैसे आ गए। ठीक है? मतलब विदिन अ सेकंड्स जो है ये ट्रांज़ैक्शन हो सकती है। ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें शेयर्स वगैरह की, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह की, तो ये एक समझे कि एक आपके पास चलता-फिरता पैसा आपके हाथ में होता है। जिस टाइम चाहे आप इसको जो है वो बेच सकते हैं और उसी टाइम आप इसको जो है वो कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस पे प्रॉफिट भी होता रहता है। अगर आपने कोई 5-6 साल पहले का खरीदा हुआ है, ये तो वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर-सी बात है, जिस टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑफ कोर्स अपने 5 साल से ऊपर की मैच्योरिटी पे कर चुका होगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट या पैसे उसके पास वो महँगा हो चुका होगा, तो वो आप उसको जिस टाइम चाहें आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने इंतज़ार करना है, आप उसको अगले दिन भी बेच सकते हैं, जिस टाइम आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको बेच सकते हैं। उसके बाद है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बैंक कभी भी अपने पैसों को या अपने फंड्स को एक जगह पे इन्वेस्ट ना करे, बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाए। मल्टीपल ऑप्शंस मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करे। और इससे होगा ये कि बैंक को ये होगा कि अगर वो एक जगह पे पैसे अपने सारे के सारे इन्वेस्ट कर देता है, तो अगर वो कंपनी या बिज़नेस जो है वो लॉस में जाता है, तो बैंक के सारे फंड जो है वो ज़ाया हो जाएँगे। लेकिन यही अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वेंचर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस पे अपने पैसे लगाता है, तो हो सकता है कि 10 में से किसी 1 या 2 को लॉस हो जाए, बाकी सबको प्रॉफ़िट होगा। तो इसकी वजह से ये एक सेफ साइड रहती है कि हमेशा डाइवर्सिटी की तरफ जाया जाए, ना कि सिर्फ़ एक ही बिज़नेस पे फ़ोकस किया जाए। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। इसमें ये होता है कि बैंक्स को हमेशा उन बिज़नेसेस पे या उन जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हों। ये उन कंपनीज़ पे या उन बिज़नेसेस पे इन्वेस्ट करें जिनका जो एक पास्ट बैकग्राउंड है, जो इनका एक हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, वो अच्छा हो। मतलब वो कंपनी या बिज़नेस शुरू से जो है अगर उनके पास में जाएँ, तो हमें पता चले कि वो काफ़ी टाइम से उनकी इमेज अच्छी है, वो हमेशा प्रॉफ़िट ही करते आ रहे हैं और उनकी मार्केट इमेज भी अच्छी है, जैसे कि स्टेबिलिटी में अंदर कि वो स्टेबल हो, वो लॉन्ग टर्म तक उसकी ग्रोथ के चांसेस हों, ठीक है? तो क्योंकि बैंक जो है वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो फ़ोरकास्ट कर पाते हैं कि उनको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बैंक का काम ही ये है
कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करना इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो वो इस तरीके से क्या शेयर्स वगैरह खरीदना, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना। तो वो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका काम ही ये है कि वो देखें कि पैसे कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज यूजेस ऑफ बैंक फंड्स। ये तो हमने कर लिया कि हमने पहले बैंक फंड्स को यूज करने से पहले ये चीजें हमने माइंड में रख ली है। अब हमारे बैंक फंड्स को हम दो जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पैसे आता है। एक वो जगह होती है जहां पर बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, बैंक बिजनेस को चलाने के लिए, उस बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए वो कुछ काम करता है, और कुछ ऐसे काम करता है जिससे एक्चुअली उसको इनकम आ रही होती है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मतलब कि उस इनकम को सपोर्ट करने के लिए, उस बिजनेस को, अगर, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉन प्रॉफिटेबल है तो आपने उसके बाद पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने, वो आपको करने पड़ेंगे। बाकी जो है प्रॉफिटेबल, वो तो आप जाहिर सी बात है कि वो तो आपने करने ही करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस से। नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस में सबसे पहले बात आती है परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया कि फिक्स एसेट्स पे, अब मैंने बोला कि लिक्विडिटी के अंदर मैंने आपको बताया कि उसको दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट जहां पे उसने बिजनेस, मतलब कि जहां उसको पैसे की बात करनी है कि उसको प्रॉफिट हो, उसने कमाना है, तो वो जो है वो कोशिश करे कि उसके पास जो है वो करंट एसेट्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी उसके जरूरी हैं, क्योंकि लाइक के अगर उसने बैंक बनाना है तो उसको जाहिर सी बात उसको ब्रांचेस खरीदनी पड़ेंगी, वो जगह खरीदनी पड़ेगी, और जगह खरीदने के लिए उसको फिक्स पैसों की जरूरत है। तो पैसे कौन से होते हैं? वो आपके बैंक फंड्स होते हैं। हेड ऑफिस बनाना है, कोई इन्वेस्टमेंट लेनी है, कोई जमीन खरीदनी है, तो अलग तरीके से उसकी मशीनरी खरीदनी है, टेक्नोलॉजी वगैरह, जो भी उसकी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदनी है, वो तमाम चीजें जो है आपके फिक्स एसेट्स में आती हैं, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपका बैंकिंग सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि टोटली आप क्योंकि इट्स अ बिजनेस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज के लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। आपने कंप्यूटर्स वगैरह आपके हो गए, एटीएम मशीन्स हो गई, ठीक है, ब्रांचेस होना, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपके फिक्स एसेट्स में आती है। उसके बाद है मेंटेनिंग कैश रिजर्व। इसके अंदर ये होता है कि अब आप बैंक जो है, अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया दिन का आता है, तो वो क्या करेगा कि वो 1 लाख रुपया जो है वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास रखनी पड़ेगी, ताकि वो जो कल को दूसरे कस्टमर्स आए तो उनको कोई सर्विसेज दी जा सके। जैसे कि बैंक रिजर्व और कैश रिजर्व, बेसिकली इनको मैं दोनों को साथ ही आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसी से एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक दिन में उनके पास लाख रुपए आया, अब लाख रुपए में क्या करना है उन्होंने, अब अगले दिन की बात आनी है, मतलब आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। अब ट्यूसडे वाले दिन के लिए क्या करेंगे वो कि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे आगे। उसमें से 25,000 रुपए जो है वो क्या करेंगे, वो बैंक रिजर्व दे देंगे। मतलब कि सेंट्रल बैंक के पास जो पैसे आप रखवाते हैं, सेंट्रल बैंक की एक लिमिट होती है कि हर कमर्शियल बैंक को एक लिमिटेड अमाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में जमा करवानी पड़ती है डेली बेसिस पे, ताकि जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे होता है, ताकि कल को ये बैंक जो है ये अगर ये बैंक करप्ट हो जाते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो उन पब्लिक के जो पैसे हैं वो सेफ हैंड में रहे, उनके पैसों को रिकवर किया जा सके। तो इसकी वजह से ये जो है बैंक रिजर्व जो है आपको पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखाने पड़ते हैं। आपने 25,000 रुपए जो है वो बैंक सेंट्रल बैंक में जमा करवा दिया, 25,000 रुपए बचे वो आपने अपने ब्रांच में ही रखने पड़ेंगे, ताकि कल को जब आप मंडे है, ट्यूसडे वाले दिन कस्टमर्स आते हैं आपके और ब्रांच में, और कोई कहते चेक लेकर आता है, कोई और मसला लेकर आता है कि मुझे पैसे चाहिए, चेक में जब चेक के पैसे चेक के ऊपर अमाउंट होगी, अगर वो कहता है कि 15,000 रुपए मुझे विथड्रॉ कराने, आपके आपके पास 15,000 रुपए होंगे ही नहीं, तो आप कैसे उसकी सर्विसेज को पूरा करेंगे? तो इसकी वजह से उनको सर्विसेज भी साथ साथ में प्रोवाइड करने के लिए आप ये मेंटेन कैश रिजर्व करते हैं, ठीक है। आप उनको मना नहीं कर सकते कि हमारे पास आज कैश नहीं है, तो हम जो है आप कल आइएगा, परसों आइएगा, आपको उसी टाइम पे उनके कैश को उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक ब्रांच में नहीं हो रहा तो वो दूसरी ब्रांच पे देगा, दूसरी ब्रांच पे नहीं हो रही तो तीसरी ब्रांच पे जाके पैसे देगा, लेकिन देने उसको लाजमी पड़ेंगे उस कस्टमर के पैसे को, ठीक है। आप उसको मना नहीं कर सकते। बहुत सी दफा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप एक एटीएम में जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है आउट ऑफ कैश,
इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान से आप पैसे नहीं निकाल सकते, वो हो सकता है कि स्पेसिफिकली उसके अंदर जितने भी उन्होंने कैश रिजर्व रखे थे वो इस्तेमाल हो गए, मतलब लोगों ने जितने, अगर उन्होंने 50,000 रुपए रखे हुए थे तो लोगों ने 50,000 रुपए निकलवा लिए, फिर वो दूसरी एटीएम पे जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सर्विस को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद है प्रॉफिटेबल यूजेस। अब ये तो हो गया कि जो कि सर्विसेज या उस बिजनेस को या उस बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए पैसे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अब है प्रॉफिटेबल यूजेस, जिससे एक्चुअली बैंक जो है पैसे कमा रहा होता है, वो होता है लैंडिंग, मतलब कि पैसों को आगे लोन के फॉर्म में डिफरेंट बिजनेसेस को देना। अब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को बैंक जो है वो पैसे दे रहा होता है, वो इवन गवर्नमेंट हो, वो कोई पब्लिक कंपनीज हो, वो कोई प्राइवेट लोग हो, वो कोई फार्मर हो, किसी भी तबके से वो बिलोंग करते हो, अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लोगों के दिमाग में सबसे पहले लोन की बात आती है तो वो बैंक की तरफ जाते हैं, क्योंकि बैंक काफी ज्यादा अच्छे रेट पे और अच्छे तरीके से, लोगों को ट्रस्ट होता है बैंक के ऊपर, इसकी वजह से वो लैंडिंग जो है करते हैं हमेशा बैंक से करते हैं। ठीक है, बिजनेसेस तो खासकर जो है वो बैंक से लैंडिंग कर रहे होते हैं, और बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो लैंडिंग से ही आता है, मतलब कि लोन क्रेडिट से ही आता है, जो कि वो क्रेडिट लोगों को प्रोवाइड करता है। उसके बाद है लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो किस तरीके से बैंक कर रहा होता है कि अगर वो बैंक जो है वो सिक्योरिटीज खरीदता है, मतलब कि डिबेंचर्स खरीद रहा है, बॉन्ड्स खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इन्वेस्टमेंट में आ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आप अगर शेयर्स वगैरह खरीदते हो, इस तरीके से बैंक भी एक इंसान की तरह एक, क्योंकि एक लीगल इसकी लीगल एंटिटी है ना, मतलब ये भी एक अलग से एक इंसान इसको कंसिडर किया जाता है। अगर एचबीएल है तो वो एक एचबीएल समझिए कि एक एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है उसकी, तो वो एचबीएल पूरा एक अगर उसके शेयर्स खरीदता है तो वो एचबीएल के नाम से वो शेयर जो है उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी प्रॉफिट होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली एचबीएल के अकाउंट में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती जाएगी। तो इस तरीके से जो है बैंक बड़े एफिशिएंट और अच्छे डिसीजंस लेकर अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको हाई करता रहता है। तो इट वेरीज के कौन से इसी बेसिस पे जो बैंक्स अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिनका ट्रस्ट जो है वो ज्यादा अच्छे लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है उन बैंक्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छी उनकी रैंकिंग भी आ रही होती है। जो सर्विसेज, जाहिर सी बात है कि जब आप नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस पे पैसे इस्तेमाल करेंगे तो ही प्रॉफिट आपके पास आएगा, क्योंकि जब आप सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई भी आके आपसे लैंडिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप जब सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी, आपका प्रॉफिट रेशियो कम होता जाएगा। तो ये थे इसके यूजेस। तो ये स्टूडेंट्स इसके लेक्चर जो है हमारे व्हाट्सएप हमारे जो स्क्रीन पे और इवन हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मौजूद है हमारी वेबसाइट के, दैट इज www.bticians.com। वहां पर जाकर आप फ्री में बिल्कुल साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और अपने एग्जाम में इसको याद करिए, क्योंकि ये बहुत ही मैंने आसानी से इसको लिखा है, बहुत आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी काफी ज्यादा लेंथी है और उसके अंदर भी आपको शायद इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया जितना मेरे आपके नोट्स में समझ आ सकता है। और अगर आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से भी कहीं से भी नोट्स दिए हैं तो उसके अंदर बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है, जो कि शायद आपके एग्जाम्स में आपको इतने अच्छे मार्क्स ना दे पा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज अगर क्वेरी है, कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मौजूद है, वहां पे आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमें ज्वाइन करके आप वन वन सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हम इंशाल्लाह अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।